हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं बेलमेंट का पूरा पार्ट। तो टॉपिक को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, जो बेलमेंट और प्लेस है वो चैप्टर 9 ऑफ द एक्ट में डील करते हैं, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 9 में जनरली वो आते हैं, जिसमें आज हम पूरा बेलमेंट का पार्ट कवर करेंगे और अगली वीडियो में प्लेस का पार्ट कवर करेंगे। देखिए, जो वर्ड बेलमेंट है वो फ्रेंच वर्ड बेलियर से डराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है टू डिलीवर, या इसको आप हैंडिंग ओवर भी बोल सकते हैं या चेंज ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हैं। देखिए, जनरली इसमें दो पार्टी होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ ए और बी है, तो ए क्या कर रहा है, अपना गुड्स बी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर वो पोजीशन ट्रांसफ़र कर रहा है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। बी क्या करेगा, उसको कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, या जनरली ए क्या कर रहा है, बस उसको सौंप रहा है, बी उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहा मान के चलिए। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या पर्पज़ जैसे पूरा हो जाता है तो बी को क्या करना पड़ेगा, ए को वो पर्टिकुलर गुड्स लौटाना पड़ेगा ए को। तो जनरली यही बेलमेंट का पार्ट होता है। इसके और भी आगे क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट आते हैं, टाइप्स आते हैं, जो कि आगे हम कवर करेंगे। वैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे देखिए, मान के चलिए मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, शादी में, साले की शादी है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक पेट है, डॉग है मेरे पास। अब मैं उसको तो शादी में लेके नहीं जा सकता, तो मैं अपने फ्रेंड के पास गया, आदित्य के पास, और उसको बोला कि मैं 5 दिन के लिए क्या कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा और वहाँ पे शादी मुझे अटेंड करनी है, मैरिज भी अटेंड करनी है। तो तू मेरे पेट को क्या करना, संभाल लेना 5 दिन के लिए, और 5 दिन बाद जैसे ही मैं आऊँगा तू मुझे क्या करना, वापस से दे देना। तो इसका मतलब क्या है, चिराग हैंड ओवर करके गया, चिराग ने डिलीवर कर दिया आदित्य को। तो चिराग यहाँ पे क्या हो गया, बेलर, क्या हो गया, बेलर, और आदित्य क्या हो गया, बेली हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बोला कि जो स्पेसिफिक पर्पज है, स्पेसिफिक पर्पज क्या है कि यहाँ पे डॉग को संभालना है, इसलिए डॉग को ट्रांसफ़र किया गया है आदित्य को स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे ही वो पर्पज पूरा हो जाता है तो आदित्य क्या कर देगा, लौटा देगा, या चिराग के ऑर्डर पर, चिराग के डायरेक्शन पर वो कहीं और किसी और को दे देगा। ठीक है, चिराग बोलता है कि यार देखिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो तू क्या करना, मेरे पड़ोस में किसी को दे जाना। इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, चिराग के डायरेक्शन पर वो कहीं और भी डिस्पोज किया जा सकता है या कहीं और भी डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में यही पार्ट दे रखा है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद टाइप से कवर करेंगे, राइट्स भी कवर करेंगे, ड्यूटीज़ भी कवर करेंगे, ये सारा पार्ट होगा। पर देखिए, उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल ऑफर, अनअकैडमी लेकर आए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, मैंने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन तो बताया था, उसके साथ साथ मैंने आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी बताया था कि वो लाइव हो गया है, जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट के साथ साथ पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यू, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग पार्ट आपको मिल जाएगा, या इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करनी है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो वो जनरली आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। अब देखिए, अर्ली बर्ड ऑफर है, यहाँ पे लॉन्च पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25%। तो आप देख सकते हैं, अगर 6 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो वैसे उसकी फीस है 16,250, लेकिन लॉन्च प्राइस कितनी है, 12,188। 1 ईयर के लिए 22,500, लॉन्च प्राइस कितनी है, 16,875। 2 ईयर्स के लिए देखिए 30,000 है वैसे तो प्राइस, लेकिन लॉन्च प्राइस कितनी है, 22,500। तो एक तरीके से आपको 25% का बेनिफिट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अभी अवेल कर सकते हैं। इसके एनरोल का लिंक, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अपकमिंग बैचेस भी है NTA UGC नेट के लिए, जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा। तो देखिए, 10 जनवरी और 15 जनवरी का ये बैच चल ही रहा है, जिसमें कॉमर्स और पेपर 1 से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी और लाइव क्लासेस तो चल ही रही है। 18 जनवरी आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर 1, और संस्कृत और पेपर 1 का है। तो अगर आपका कोई कलीग, रिलेटिव, फ्रेंड जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है या संस्कृत है या इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, जो कि 19 जनवरी को है, साथ में पेपर 1 भी है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो आपको दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और याद रखना, अगर आप चिराग NTA रेफरल कोड एंटर करते हैं, चिराग NTA रेफरल कोड एंटर करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, बस ये कंप्लीट कोर्स एक तरीके से परचेज कर लेना है, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। जो भी ये आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, 25% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, अब आते हैं अपने पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो बेलमेंट है वो बेलियर वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू डिलीवर। सेक्शन 148 इसको डिफाइन कर रहा है, इसकी मीनिंग बता रहा है। तो जिसमें क्या बोल रहा है, बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनादर फॉर सम पर्पज। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि चिराग क्या कर रहा है, आदित्य को डिलीवर कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कि जो मेरा पेट है डॉग, उसको आप क्या करो, संभाल के रखो, उसकी केयर करो,
जैसे 5 दिन हो जाएंगे उसको मैं क्या करूँगा, वापस से ले जाऊँगा, या मैं आप अपने डायरेक्शन पे क्या करूँगा कि आपको बोल दूंगा कि इसको किसी और को डिलीवर कर देना, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन मुझे और लगेंगे कहीं जाने में, तो आप 5 दिन संभालो, उसके बाद मैं क्या बोल दूंगा कि आपको किसी और को डिलीवर करना है। जैसे चिराग क्या बोलेगा कि ये मेरा ब्रदर है, उसके घर पे जाके डिलीवर कर देना, मेरा ब्रदर है भरत, उसके घर पे जाके डिलीवर कर देना, तो डायरेक्शन दे दिया। तो बोल रहा है अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न, देखिए बोला ना बी रिटर्न, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, तो चिराग के डायरेक्शन पर वो किसी और को भी डिलीवर कर देगा। कौन? बैली। तो आपको पता है कि इसमें एक बैलर होगा और एक बैली होगा, तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है द बेलमेंट कंसिस्ट ऑफ बैलर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बैलर। तो चिराग क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, तो वो हो गया बैलर। बैली, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बैली। देखिए इसमें और भी चीज़ हो सकती है कि बेनिफिट किसका हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैलर का बेनिफिट हो रहा है, बैली का कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। इसी तरीके से बैली का बेनिफिट भी हो सकता है और इसी तरीके से दोनों का बेनिफिट भी हो सकता है। ये मैंने नीचे कवर कर रखा है अलग से क्लासिफिकेशन में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मीनिंग का पार्ट कवर कर रहे हैं, तो एक मैंने एग्जाम्पल कवर कर दिया, फिर देखिए मैंने बैलर भी बता दिया और बैली भी बता दिया। बैलर मतलब क्या हुआ? जो अपने गुड्स को डिलीवर कर रहा है। बैली मतलब क्या हो गया? जो उस गुड्स को संभाल के रख रहा है, जिसको उस गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है, तो वो जनरली बैली हो गया। देखिए बोल रहा है इफ ए पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज बैली, इसका मतलब क्या है कि कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन पहले से ही गुड्स को संभाल के रख रहा है, लेकिन अब वो उस गुड्स को एज ए बैली संभाल के रख रहा है। कहने का मतलब वो बैली के फॉर्म में संभाल रहा है, और जैसी बैलर जब भी बोलेगा उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, उस बैलर को वो गुड्स देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको बताया कि बैलर और बैली का रिलेशन आ गया और वो बेलमेंट हो जाएगा। तो पहले कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में वो एक पोजीशन का पार्ट आ गया, और जिसमें जो ओनरशिप या टाइटल है वो बेलर के पास है, और वो क्या बोल रहा है कि मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये आप गुड्स वापस से दे देना। ठीक है, इसका यूज़ करने के बाद he thereby becomes the belly and the owner becomes the bearer of such goods although they may not have been delivered by way of bailment। शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जरूरी नहीं कि डिलीवरी के थ्रू हुआ, लेकिन बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलर और बेली का बन गया, क्योंकि जिसके पास पोजीशन था वो एज ए बैली उसको संभालने लग गया, और बेलर के पास क्या है? टाइटल है, ओनरशिप है, उसने वो टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, उसने सिर्फ गुड्स का पोजीशन क्या कर रखा है, वो चेंज किया है, बेलर ने बैली को दिया है, हैंडिंग ओवर किया एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट, वही जो आपने मीनिंग या डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 148 की, उसी को टुकड़ों में दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें पहली क्या दे रखी है, देयर मस्ट बी अ डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जांपल के फॉर्म में, मेरी कार घर के बाहर खड़ी है और मुझे कहीं जाना है, 5-6 दिन के लिए ट्रैवल करना है, तो मुझे पता है कि उसमें मुझे लग रहा है कि यार चोरी हो सकती है कार, क्योंकि मैं उसको संभालने के लिए तो हूँ नहीं घर पे, वैसे तो घर पे कोई ना कोई होता है, तो मैं अपने दोस्त को क्या कर रहा हूँ, उस 5 दिन के लिए वो दे के जा रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मैंने उसको दिया है। डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्पज़, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले को रखने के लिए दे के जा रहा हूँ। अब देखिए उसका उल्टा पार्ट भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो दोस्त है उसको कार की ज़रूरत है, उसको कहीं घूमने जाना है और मेरी कार खाली पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, मेरी कार को यूज़ करेगा, उस पर जो भी पेट्रोल वेट्रोल वही फिल करवा रहा है। अब देखिए आगे और भी केसेस आएंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे देखिए बी को कार की नीड है, तो वो किससे ले लेगा, ए से ले लेगा। तो ए कौन हो गया, बेलर, और बी क्या हो गया, बैली, क्योंकि बी उसकी कार को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट किसका है, बी का है, बैली का बेनिफिट है। तो जरूरी नहीं कि हर बार ए का ही हो जो कि जनरली कार दे रहा है, सामने वाले का बेनिफिट भी होगा क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब उसमें ग्रेचुटस एक्ट भी आ जाता है और नॉन ग्रेचुटस एक्ट भी आ जाता है, तो वो आगे दे रखा है। ग्रेचुटस एक्ट मतलब क्या हो गया कि बिना किसी कंसीडरेशन के हो रहा है, और नॉन ग्रेचुटस क्या हो गया, जिसमें कुछ ना कुछ कंसीडरेशन का पार्ट है, कुछ ना कुछ अमाउंट का पार्ट है, कि जब बी ए से कार ले रहा है तो ए उसके बदले में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ हायर चार्जेस ले रहा है, किराया ले रहा है। ठीक है, ए क्या बोलता है कि मेरा काम ही कार को रेंट पे देने का है, तो आपने मुझसे अगर ये कार ली है 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, तो उसका रेंट लगेगा। तो आपको पता है कि उस केस में वो नॉन ग्रेचुटस एक्ट हो गया। लेकिन दोस्त हैं आपस में और ए फ्री में दे रहा है, तो आपको पता है कि वहाँ पर वो ग्रेचुटस एक्ट हो गया, बिना किसी कंसिडरेशन के वो एक्ट हो गया। तो देखिए बोल रहा है द डिलीवरी मस्ट बी अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द बेलर। तो जैसे मैंने डॉग का एग्जांपल दिया, कार का एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए आप जनरली वो भी देखते हैं कि जो फैमिली होती है, आपको पता है कि उसमें गोल्ड ये तो पड़ा रहता है, तो जब कहीं शादी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो डर लगता है, तो अपने क्या करते हैं, पड़ोस नाइबर को क्या करते हैं, दे के चले जाते हैं पड़ोस में,
कि आप ये 4 दिन 5 दिन गोल्ड संभाल के रख लीजिए, तो वो भी एक तरीके से किसका पार्ट हो गया, बेलमेंट का पार्ट ही तो हुआ। क्योंकि आप उसमें कंडीशन देखिए कि क्या हो रहा है, गुड्स का जो पोजीशन है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तो आपके पास ही रहेगी। ये थोड़ी आप नाइबर को दे रहे हो तो उसके पास ही गोल्ड हो गया हमेशा के लिए, नहीं, वो तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो याद रखना कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होना चाहिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होना चाहिए, और मेन चीज़ टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। और एक तरीके से जो डिलीवरी कर रहा है, जो दे रहा है गुड्स को, वो अपने डायरेक्शन पर किसी और को भी दिलवा सकता है। कहने का मतलब जिसके पास है उसको क्या बोल देगा कि आप किसी और को ये दे दो, या तो मुझे रिटर्न कर दो या किसी और को दे दो, ऐसा भी हो सकता है। बेलमेंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या आता है, जब एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज़ के बीच में, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल हमने देखा कि कार दे रहे हैं, कार ले रहे हैं, ठीक है, तो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। पैट डॉग डॉग दे रहे हैं, डॉग ले रहे हैं, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कुछ इनवॉलंटरी बेलमेंट भी आ जाते हैं जहाँ पर आपकी इच्छा नहीं है तब भी आपको रखना पड़ सकता है। अगर आपको कोई गुड्स मिला तो आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसके मालिक को, ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो गुड्स मिला, उस केस में एक इनवॉलंटरी बेलमेंट का केस अराइज हो गया। अगर गुड्स गलत प्लेस पे चले गए तो उस केस में भी इनवॉलंटरी बेलमेंट का पार्ट आ गया। जिसके पास वो गुड्स आ गया है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। वो ये नहीं कि उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने लग जाएगा। उसको जो भी पर्टिकुलर पर्सन के पास जो गुड्स आ गया है वो देखेगा कि यार ये किस पर्सन का गुड्स है, उसको मैं दे दूँ। ठीक है, तो कभी कभी गुड्स क्या होता है, रॉन्ग प्लेस पे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरीके से क्या बोल रहा है, इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर। महंगाई कितनी है, 100 क्वांटिटी, आ गई कितनी, 140। तो ये नहीं कि हम 40 क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, वो तो परमिशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस 40 क्वांटिटी है 40 वो लौटानी पड़ेगी। और इन केसेस वेयर द बैली डाई, जिसके पास क्या है, गुड्स रखा हुआ है पोजेशन में, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो बेलमेंट है वो किसके हैंड में आ जाएगी, बैली के हेयर के पास आ जाएगी। जैसे अगर फादर की डेथ हो गई तो उसके बेटे के हाथ में आ जाएगी। बेटा चाहे रखना नहीं चाहता था, लेकिन एक तरीके से वो इनवॉलंटरी हो गया, उसकी इच्छा के विपरीत हो गया, उसकी इच्छा नहीं थी ना, लेकिन फिर भी उसको क्या करना पड़ा, वो रखना पड़ा, और उसको क्या करना पड़ेगा, वो लौटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, वेयर देर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द आइडेंटिकल आर्टिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या हो रहा है कि जब भी देखिए गुड्स ट्रांसफर होने चाहिए, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, या कोई भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला, पैड ट्रांसफर हो रहा है या गोल्ड ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सेम वापस से रिटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और चीज़ रिटर्न हो रही है। ऐसे तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने मनी बैंक में जमा कराया तो आपको सेम थोड़ी मिलता है, तो आइडेंटिकल पार्ट नहीं मिलता, इसलिए जनरली वो बेलमेंट का केस नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गुड्स में मनी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी आप मनी बैंक में जमा कराओगे तो आपको सेम नोट नहीं मिलेंगे, आपको अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिकल आर्टिकल होने चाहिए। तो व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द आइडेंटिकल आर्टिकल आइदर इन इट्स ओरिजिनल और इन एन अल्टर्ड फॉर्म, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको सेम आर्टिकल्स वापस से रिटर्न नहीं हुआ या आपके डायरेक्शन पर किसी और को दिया नहीं गया, तो उस केस में आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं आएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट की बात कर रहा है, तो उसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू द पार्टीज, और देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन। आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ द पार्टीज, तो मैंने आपको दोनों बता ही दिए कि एक तो बेनिफिट क्या होगा, बेलर का हो सकता है, और एक बैली का हो सकता है, और एक में क्या बोल दिया, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का हो सकता है। बेलर का एग्जांपल आप देखिए क्या बोल रहा है, लीविंग ए पैट विद द नाइबर व्हेन वी आर आउट ऑफ द टाउन इज ए बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ओवर दैट समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ आवर पैट। तो आपको पता है कि चिराग, जैसे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया था, उसने आदित्य को दे दिया पैट, कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हो रहा है, चिराग को हो रहा है। ठीक है, डॉग किसका है, चिराग का। चिराग है ओनर उस डॉग का, उसके पास टाइटल है, लेकिन पोजीशन किसके पास आ गया, कुछ समय के लिए, 5 दिन के लिए आदित्य के पास उसका पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, यही बोल रहा है। आदित्य क्या करेगा, उसके 5 दिन देखभाल करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, जो भी ऑर्डिनरी खर्चे होंगे वो करेगा। बाद में वो चिराग से ले लेगा कि मैंने क्या करा, उसका फूड का खर्चा किया है, उसको मैंने नहलाया, जो भी खर्चे करे, उसको पेडिग्री दी, ये सारा पार्ट हो गया। इसी तरीके से अगर वो बीमार हो गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है वो भी मैंने किए हैं। तो आदित्य बाद में रिकवर कर सकता है चिराग से, जो कि आगे सारे पॉइंट आएंगे आपके। पर देखिए यहाँ पर चिराग क्या हो गया, बेलर हो गया, आदित्य क्या हो गया, बैली। चिराग ओनर है, लेकिन बस क्या कर रहा है, वो पोजीशन का ट्रांसफर कर रहा है। 5 दिन बाद क्या करेगा, आदित्य चिराग को वो दे देगा। तो अभी जो बेनिफिट हो रहा है वो किसका हो रहा है, चिराग का हो रहा है। फिर इसी तरीके से फॉर द एक्सक्लूसिव ऑफ द बैली, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कार का एग्जाम्पल, चिराग को कार की नीड थी, आदित्य के पास कार थी। ठीक है, क्योंकि चिराग को क्या करना था, अपनी फैमिली को बाहर ट्रैवल करके लेके जाना था। तो यहाँ तो वो क्या करेगा, किसी से रेंटिंग सर्विसेज लेगा, तो वहाँ पे नॉन ग्रेचुइटस एक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि उसका दोस्त है, उसके पास कार है,
और उसने चिराग को कार दे दी फ्री में कि भाई 3 दिन आप चला लेना, जो पेट्रोल वेट्रोल है आप भरवा देना, डीजल जो भी आप भरा देना, लेकिन आप आराम से फ्री में लेके जाइए। तो उस केस में वो ग्रेचुइटस एक्ट हो गया। चिराग क्या करेगा, उसको 3 दिन यूज़ करेगा, 4 दिन यूज़ करेगा और सामने वाले को क्या कर देगा, दे देगा वापस से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आदित्य क्या है, जिसके पास कार है वो हो गया बेलर, जिसके पास कार है वो क्या हो गया, बेलर, और जो चिराग है वो क्या हो गया, बैली हो गया। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल। तो इस केस में बेनिफिट किसका हो रहा है, बैली का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है योर फ्रेंड बोरो योर बाइक फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, दिस बेलमेंट इज फ्रॉम योर साइड एज बेलर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ योर फ्रेंड एज बैली। तो आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या करी, बाइक बोरो की, तो बेलमेंट इज फ्रॉम योर साइड, तो आप क्या हो, बेलर, और बेनिफिट किसको मिल रहा है, आपके फ्रेंड को, क्योंकि उसने आपसे बाइक बोरो की है, नॉर्मल। फिर देखिए फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, इसका मतलब जनरली क्या होता है कि बेलर बैली दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, फ्री में काम हो रहा है, दोस्ती में काम हो रहा है, तो एक तरीके से ग्रेचुइटस एक्ट हो गया। लेकिन म्यूचुअल बेनिफिट में क्या होता है, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट होता है, तो दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ क्या होता है, कंसिडरेशन का पार्ट होता है, बेनिफिट होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, गिविंग ए बाइक फॉर रिपेयर टू मैकेनिक इन विच द कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बैली। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं किसी बाइक का ओनर हूँ, जैसे ए किसी बाइक का ओनर है और वो मैकेनिक को दे देता है रिपेयर करने के लिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे मैकेनिक को भी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उसके बदले में क्या करेगा, रिपेयर करने के बदले में वो कंसिडरेशन लेगा, और ए की भी गाड़ी ठीक हो रही है, उसके बाद उसको आराम से यूज़ कर सकता है। तो ए भी क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन दोनों के लिए ही पास हो रहे हैं, तो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, दोनों का ही बेनिफिट हो गया, बेलर का भी हो गया, बैली का भी हो गया। ठीक, तो ये हो गया एक तरीके से नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। और ए और बी जब भी आप देखते हो तो इसका मतलब क्या है, जब भी ग्रेचुइटस एक्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, जो बेनिफिट होता है वो बेलर का भी हो सकता है और बैली का भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन यहाँ पे भी यही तो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए नॉन ग्रेचुइटस में जनरली क्या हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों का हो रहा है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन ग्रेचुइटस बेलमेंट, इट इज़ बेलमेंट वेयर नो कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बैली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार में या तो क्या हो रहा है, बेलर का हो रहा है बेनिफिट या बैली का हो रहा है। और नॉन ग्रेचुइटस में क्या हो रहा है, म्यूचुअल, एक साथ ही दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोल रखा है ग्रेचुइटस में, वेयर यू लैंड योर बुक टू अ फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, तो आपके पास बुक है, आपने अपने दोस्त को फ्री ऑफ चार्ज दे दी, तो आप बेलर हो और सामने वाला क्या है, बैली। ठीक, तो इस केस में कोई भी कंसिडरेशन पास नहीं हुआ, यानी एक तरीके से फ्री में अपने दोस्ती के खातिर आपने दे दिया। और नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ बेलमेंट वेयर कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड बैली। एग्जाम्पल, वेयर यू रन ए लाइब्रेरी बाई चार्जिंग ए फीस, समवन गेट इशूड सम बुक्स एंड ही विल पे द चार्जेस। तो देखिए आपको पता है कि आप लाइब्रेरी ओन कर रहे हो, ये बोल रहा है, तो आप ओनर हो, आपने बुक्स दी किसको, अपने फ्रेंड को, यही बोल रहा है। तो इस केस में आपको पता है कि आप कौन हो गए, बेलर हो गए, और सामने वाला क्या हो गया, बैली हो गया। तो उस केस में वो नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट हो गया। आप देख सकते हैं कि जब भी नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट की बात कर रहा है तो उस केस में आपने क्या करा, सामने वाले से फीस ली, कुछ ना कुछ लाइब्रेरी की फ़ीस ली, बुक की फ़ीस ली, और सामने वाला भी क्या कर रहा है, बुक को यूज़ कर पा रहा है। तो बुक को जो यूज़ कर रहा है उसके बदले में वो पेमेंट कर रहा है, वो कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहा है, और ओनर को भी यानी बेलर को भी क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। तो जनरली वो नॉन ग्रेचुइटस हो गया। कार का एग्जांपल ले सकते हैं, बाइक का एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप कार रेंट पे देने का काम करते हैं, सामने वाले ने कार रेंट पे ली तो सामने वाला क्या करेगा, आपको हायर चार्जेस देगा, रेंट की फ़ीस देगा, तो वो सारा पार्ट क्या आपका कंसिडरेशन के फॉर्म में आ गया। और सामने वाला क्या कर रहा है, आपकी कार को यूज़ कर रहा है 3 दिन 5 दिन, तो उसके लिए भी बेनिफिट हो गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट हो गया। जैसे वो यूज़ करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, 3-4 दिन 5 दिन यूज़ करने के बाद जिस टाइम पीरियड के लिए उसने लिया है उसके बाद वो क्या करेगा, लौटा देगा। अब देखिए यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ बेलर का पार्ट आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट्स। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी बेलर क्या करेगा, अपने गुड्स को देगा तो सामने वाले को बताना जरूरी है कि इसमें क्या फॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अशोक ने मुकेश को क्या करी, बाइक दी। देखिए मैं यही एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे तो मैं और भी एग्जांपल बना सकता हूँ कि यहाँ पर जनरली पेट दिया, डॉग दिया, लेकिन डॉग के बारे में जानकारी नहीं दी कि उसको क्या पसंद है या वो किस चीज़ को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, भाग भी कर सकता है, काट भी सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जिसको नुकसान हो गया वो सामने वाले से क्या करेगा, कंपनसेट मांगेगा, इंडेमनिफिकेशन मांग सकता है। तो यही केस देखिए मैंने अशोक मुकेश सेम बना रखा है, जिसमें क्या बोल रखा है कि अशोक मुकेश को क्या दे रहा है, बाइक दे रहा है।
तो आपको पता है कि यहाँ पे ये बेलर हो गया और मुकेश क्या हो गया, बैली। अब इतना मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अशोक ने मुकेश को बाइक दी। अब देखिए बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम था वो अशोक को पता था कि जनरली उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो मुकेश उसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या उसको थोड़ा सा क्या होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब हम बोलते हैं ना, जब भी हम किसी और की गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, हमें उसकी ब्रेकिंग सिस्टम पता नहीं होते हैं, तो सामने वाले को बताना चाहिए, लेकिन अशोक ने नहीं बताया मुकेश को। और मुकेश को क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया मुकेश का, और उसको इंजरी हो गई, उसको लग गई। तो उस केस में मुकेश को जो भी डैमेज हुआ है वो अशोक से मांग सकता है। तो यहाँ पे देखिए अशोक को बताना चाहिए था। तो यहाँ पे यही एग्जांपल में दे रखा है, अशोक लैंड्स ए बाइक टू मुकेश विच ही नोज इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ही डज नॉट डिस्क्लोज दैट ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ बाइक इज नॉट प्रॉपर। तो अशोक ने मुकेश को ये नहीं बताया। मुकेश मेट एन एक्सीडेंट एंड इंजर्ड, अशोक इज रेस्पॉन्सिबल टू मुकेश फॉर डैमेज सस्टेंड। ठीक है, अब देखिए और भी एग्जाम्पल है, लेकिन पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। वेदर द बेलमेंट इज ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द नॉन फॉल्ट अबाउट द गुड्स बेल टू द बेली। देखिए सीधी सी बात है, दोस्ती में बाइक दी है या किसी रेंट के फॉर्म में बाइक दी है कि अशोक ने मुकेश को दी, और मुकेश क्या करेगा, रेंट देगा या हायर चार्जेस देगा, चाहे कैसा भी केस हो, चाहे ग्रेचुटस हो चाहे नॉन ग्रेचुटस। यहाँ पर अशोक की ड्यूटी तो बनती है। इफ बेलर डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर ही इज रेस्पॉन्सिबल टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी डैमेज कॉज टू हिम डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट। उस सच फॉल्ट की वजह से, तो आपको पता है कि उससे उसको क्या हो गई, इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी नुकसान हुआ मुकेश को वो अशोक देगा। फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज नॉन ग्रेचुटस द ड्यूटी ऑफ बेलर इज ग्रेटर। फिर तो और ज़्यादा उसकी ड्यूटी बढ़ जाती है। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल इवन फॉर दोज फॉल्ट्स विच आर नॉट नोन टू हिम। तो देखिए अगर जहाँ पर अशोक ने मुकेश को बाइक रेंट पे दी है, इसका मतलब नॉन ग्रेचुटस एक्ट हो रहा है, उस केस में अशोक की ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर अशोक को उस ब्रेकिंग सिस्टम के फॉल्ट के बारे में पता भी नहीं था, तब भी उसको मुकेश को पैसे देने पड़ते, या डैमेज का जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हॉस्पिटल का खर्चा हुआ है, या जान माल की जो भी हानि हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, वो अशोक को देना ही पड़ेगा चाहे अशोक को उस फॉल्ट के बारे में, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो उसका बिजनेस कर रहा है, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वही रेस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में यही दे रखा है, गगन हायर से रेसिंग कार फ्रॉम टीकूचंद टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मूला 1 रेसिंग। तो देखिए हायर किराए पे ली, गगन ने किससे ली कार, टीकूचंद से। तो टीकूचंद कौन हो गया, बेलर, गगन क्या हो गया, बैली। The car caught fire during race and Gagan was unable to extinguish it as the fire fighting equipment was out of order। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फार्मूला 1 रेसिंग में लगता है, आपको पता है कि उससे आग क्या होती है, थोड़ी जल्दी बुझ जाती है। तो आग लग गई, लेकिन गगन क्या है, उसको बुझा नहीं पाया। क्यों, क्योंकि यानी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे वो खराब हो रखे थे। एज सच ही वॉज इंजर्ड एंड सफर लॉस, तो गगन को नुकसान हो गया। हैंस टीकूचंद इज रेस्पॉन्सिबल टू इंडेमनीफाई गगन। तो टीकूचंद को क्या करना पड़ेगा, जो भी गगन को नुकसान हुआ है वो देना पड़ेगा, टीकूचंद देगा, यानी बेलर क्या करेगा, बेली को जो भी नुकसान हुआ है वो देगा। ठीक है, इवन इफ इट वाज नॉट इन हिज नॉलेज दैट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इज एम्प्टी, चाहे वो टीकूचंद की नॉलेज में हो चाहे नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि नॉन ग्रेचुटस एक्ट है, जहाँ पर गगन ने किराए पे लिया हुआ है, उस केस में टीकूचंद को क्या देना ही पड़ेगा। चाहे टीकूचंद को इसके बारे में नहीं पता था कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो ख़राब हो रखे थे या एम्प्टी था, उसमें कुछ भी क्या है, गैस का पार्ट नहीं था, या जो भी होता है आपको पता है जिससे आग बुझती है, तो वो पार्ट एक तरीके से सही काम नहीं कर रहा था, चाहे वो टीकूचंद को पता हो चाहे नहीं पता हो। तो उस केस में क्या बोल रहा है, नॉन ग्रेचुटस एक्ट में एक तरीके से लाइबिलिटी जो होती है बेलर की वो और ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सेकंड, ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट, the bailey is bound to bear ordinary and reasonable expenses of the bailment, but for any extraordinary expenses the bailor is responsible। देखिए क्या बोल रहा है, जहाँ पे नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, नॉन ग्रेचुटस का मतलब क्या था, जहाँ पर मनी कंसिडरेशन का पार्ट हुआ है, तो उस केस में क्या बोल रहा है, द बेली इज बाउंड टू बियर ऑर्डिनरी एंड रीजनेबल एक्सपेंसेस। आप देखिए अगर आप किसी से कार क्या करते हो, हायर पे लेते हो, किराए पे लेते हो, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में बताया इसमें, तो इसका जो पेट्रोल का चार्जेस होगा या जो इसमें डीजल डलता है, मान के चलिए फार्मूला 1 रेसिंग कार में, तो वो कार का खर्चा कौन करेगा, गगन ही तो करेगा। ये थोड़ी टीकूचंद बोलेगा कि आप भरवाइए। आप कहीं पे घूमने जाते हो, अगर आप क्या करते हो, कार वार लेते हो किसी से, तो उस केस में आप क्या करते हो, जो पेट्रोल डीजल होता है वो ऑर्डिनरी जो खर्चे होते हैं, रीजनेबल एक्सपेंसेस होते हैं। बीच में देखिए पंक्चर हो गई, ये थोड़ी सामने वाले को बोलोगे कि पंक्चर हो गई, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी रीजनेबल एक्सपेंसेस वो हो सकते हैं, कील कहीं पे भी मिल सकती है, पेट्रोल कहीं पे भी खत्म हो सकता है, तो जनरली वो आपको ही फिल करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, बट फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस द बेलर इज रेस्पॉन्सिबल। लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए बेलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे इंजन की आपको कैपेसिटी, इंजन की मेंटेनेंस के बारे में आपको नहीं बताया कि इंजन क्या है, एक तरीके से बहुत सालों पुराना है, ख़राब होने वाला है, तो आपको पता है कि बीच में ही वो रुक गया,
तो सारा का सारा इंजन का चार्जेस का खर्चा, इंजन के मेंटेनेंस का खर्चा 15,000 20,000 वो आपको देना पड़ गया, तो एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया, वो भी बताना पड़ेगा। उस केस में बेलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा जिसने कार दी है, क्योंकि अगर वो बता देता कि जनरली ये कार ख़राब है या इसका जो खर्चा इंजन का आपको ही करना पड़ेगा, तब बात अलग है, लेकिन उसने ऐसा बताया ही नहीं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो बेलर को ही पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मल खर्चे बेल ही करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो बेलर को देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छा सा दे रखा है, कह रहा है अमित लैंड्स हिज डॉग टू सुमित ए प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर फॉर 7 days एज ही हैज़ टू अटेंड द मैरिज आउटसाइड द टाउन। ठीक है, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है अमित और ये है सुमित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है कि अमित लैंड्स हिज डॉग टू सुमित ए प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर। तो सुमित क्या था, एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर था, इसकी बात कर रहा है ये। ठीक, तो अमित कहाँ गया, मैरिज पे गया, तो जनरली उसने क्या कर दिया, सुमित को संभालने के लिए दे दिया, जो कि एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर था। यहाँ पर अमित क्या कर रहा है, चार्जेस पे कर रहा है। एज अमित इज पेइंग चार्जेस फॉर इट ही नीड नॉट टू पे फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अमित ने जनरली सुमित को क्या कर रखा है, हायर चार्जेस पे किए कि मेरे डॉग की संभाल कर लेना, क्योंकि आप प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हो तो आप अच्छे ढंग से जानते हो कि डॉग को क्या नीड होती है। तो जनरली उसका फूड का खर्चा हो गया, वो सारा जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो तो जनरली क्या है आपको ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हायर चार्जेस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मैं क्या कर रहा हूँ 5,000 रुपये 5 दिन के दे रहा हूँ, तो उसमें आपका खर्चा कितना होगा, खाने पीने का, डॉग को खिलाने का 500-1,000 रुपये, बाकी तो आपके सर्विस के चार्जेज ही हो गए। तो इस केस में क्या है, सुमित ही पे करेगा। एक तरीके से हम बोल सकते हो जो बैली है ऑर्डिनरी खर्चे तो या रीजनेबल एक्सपेंसेस है वही करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए अगर डॉग को फीवर हो गया या कुछ बीमारी हो गई बीच में, तो उसका इलाज का जो भी खर्चा होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस केस में वो अमित को ही देना पड़ेगा, यहाँ पे बेलर को ही देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे अमित को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है एस अमित इज पेइंग चार्जेस फॉर इट ही नीड नॉट टू पे फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो अमित को ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने की जरूरत नहीं है, यानी फूड के, उसके नहलाने के, आपको पता है कि वो साबुन शैम्पू जो भी डॉग को नहलाने के काम आते हैं तो वो तो सुमित ही करेगा। क्यों, क्योंकि सुमित को उसका अमाउंट मिल चुका है। बट इफ द डॉग सफर्स विद हाई फीवर एंड सुमित कॉल्स डॉक्टर, अमित विल हैव टू रीपे सुमित एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द सुमित। तो इसका मतलब क्या है, सुमित ने जो एडिशनल खर्चा किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करा है, उसका खर्चा तो अमित को वापस से क्या करना पड़ेगा, रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो देखिए बट फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस द बेलर इज रेस्पॉन्सिबल। तो नॉर्मल के लिए क्या है बेली, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए क्या होगा बेलर। कब, नॉन ग्रेचुटस पार्ट में। लेकिन जहां पर ग्रेचुटस पार्ट आता है तो उस केस में क्या होगा, बेलर को ही सारे के सारे खर्चे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि बेली तो क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको संभाल रहा है। मान के चलिए ए ने बी को क्या करा, डॉग दिया, बी उसको फ्री में संभाल रहा है, तो जो भी खर्चा होगा ऑर्डिनरी और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होगा वो तो ए ही करेगा, क्योंकि बी ने उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया, बैली ने कोई भी पैसा नहीं लिया। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इन केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और सम वर्क इज टू बी डन अपॉन द गुड्स बाय द बैली फॉर द बेलर। तो वो बेलर के लिए काम कर रहा है, बैली एक तरीके से फ्री में रख रहा है उसको। तो उस केस में क्या बोल रहा है, द बेलर मस्ट रीपे टू द बैली ऑल द नेसेसरी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द हिम फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट। तो उस केस में क्या है, चाहे ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो सारे के सारे कौन करेगा, बेलर ही करेगा, यानी ए ही करेगा। अब देखिए सेम एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अमित लैंड्स हिज डॉग टू सुमित ए डियर फ्रेंड। अब देखिए डियर फ्रेंड, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की बात नहीं हो रही और यहाँ पे कोई भी पेमेंट की बात नहीं होगी, आगे चाहे पढ़ लेना। देखिए बोल रहा है कि अमित ने सुमित को डॉग दिया अपने डियर फ्रेंड को 7 दिन के लिए। क्यों, क्योंकि अमित मैरिज पे जा रहा था स्टेशन, यानी आउट ऑफ द टाउन। ये बोल रहा है एस अमित इज नॉट पेइंग एनी चार्ज फॉर बेलमेंट ही नीड टू पे फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑफ फीडिंग द डॉग फॉर 7 days। तो आपको पता है कि 7 दिन जो फूड पे खर्चा होगा, उसके नहाने पे मैंने एक तरीके से बोल दिया, क्योंकि देखा आपको पता है कि ऐसे तो है नहीं कि उसको ऐसे ही संभाल के रखेंगे, तो उसका प्रॉपर जो भी केयर का खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा जो भी होगा जो सुमित कर रहा है वो किससे ले लेगा, अमित से ले लेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर का जो भी खर्चा हुआ वो सुमित किससे ले लेगा, अमित से ले लेगा। इसका मतलब क्या है, सुमित अमित से नॉर्मल खर्चे तो लेगा ऑर्डिनरी और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे भी ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है बट इफ द डॉग सफर्स विद द हाई फीवर एंड सुमित कॉल्स डॉक्टर अमित विल हैव टू रीपे सुमित एडिशनल मेडिकल एक्सपेंस ऑल्सो इंकर्ड बाय द सुमित। ऑल्सो मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एक्सपेंस तो होंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, अमित को ही देने पड़ेंगे, यानी बेलर को ही देने पड़ेंगे। तो जब ग्रेचुटस एक्ट होता है तो उसमें सारा खर्चा किसका होता है, बेलर का ही होगा। फिर देखिए क्या हो गया, टू इंडेमनीफाई बेली। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कभी कभी प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि बेली को नुकसान हो जाता है, तो बेली को जो भी नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो क्या होगा, बेलर को देना पड़ेगा। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें क्या बोल रहा है कि देखो पंकज ने
एक तरीके से अपनी कार नवीन को दी अपने डियर फ्रेंड को 7 दिन के लिए, ये बोल रहा है। क्योंकि पंकज क्या कर रहा था, हम बोल सकते हैं कि मैरिज पे जा रहा था बाहर, आउट ऑफ द टाउन। अब नवीन क्या कर सकता है, उस कार को यूज़ कर सकता है। नवीन कोई भी चार्जेस यूज, नवीन कोई भी क्या कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि चार्जेस कोई भी पे नहीं कर रहा है इसके लिए, या पंकज क्या कर रहा है, कोई भी उसके लिए चार्जेस पे नहीं कर रहा कि मैंने नवीन को दी है। अब देखिए नवीन ने क्या कर दिया, उस पर पेट्रोल भरा दिया कार में, टोटल मिला के कितने का, मान के चलिए 10 लीटर का भरा दिया, ये हो गया, ठीक है। और जैसे ही देखो 7 दिन के लिए दिया, लेकिन 3 दिन बाद ही पंकज आ गया और बोला कि यार मेरे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं 3 दिन में आ गया, तो मेरी कार वापस दे देना। अब देखो नवीन ने 10 लीटर के पेट्रोल में से सिर्फ 3 लीटर का पेट्रोल यूज़ किया था, 7 लीटर का तो अभी भी पेट्रोल बचा हुआ था। तो उस केस में नवीन क्या कर सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है एग्रीमेंट का, तो पंकज से वो 7 लीटर पेट्रोल के पैसे मांग सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया टू इंडेमनीफाई बैली फॉर द लॉस इन केस ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ, 7 दिन की जगह 3 दिन में ही पंकज ने कार मांग ली। तो नवीन के पास जो क्या था, जो 7 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल का पैसा खर्च हुआ था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, ये बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उस केस में क्या होगा, पंकज को वो नवीन को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि नवीन ने सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल का ही यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159, इन केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय बेलर एट एनी टाइम इवन दो द बेलमेंट वाज फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस। तो इस केस में क्या बोल रहा है, जो ग्रेचुटस बेलमेंट है, यानी जो फ्री होती है, कंसिडरेशन दोस्ती में होती है, तो उस केस में बेलर टर्मिनेट कर सकता है, चाहे उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम या पर्पस फिक्स किया गया था, 7 डेज फिक्स किए थे, लेकिन उससे पहले भी वो टर्मिनेट कर सकता है। बट इन सच ए केस द लॉस सिक्योरिंग टू द बेली फ्रॉम सच प्री मैच्योर टर्मिनेशन शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट ही हैज़ डेराइव्ड आउट ऑफ द बेलमेंट। तो आपको पता है कि 10 लीटर में 3 लीटर यूज़ करा, तो उस केस में उसका 7 लीटर का लॉस हो गया, यही तो है। उसको कोई थोड़ी एक्सिस बेनिफिट मिला। तो ये बोल रहा है कि जो भी लॉस हो रहा है वो बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट ही हैज़ डेराइव आउट ऑफ द बेलमेंट। तो मतलब लॉस ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर लॉस बेनिफिट से एक्सीड होता है तो बेलर शैल हैव टू इंडेमनीफाई द बेली। तो इसका मतलब क्या है, अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है बेली का और जो उससे बेनिफिट मिला वो कम मिला, तो उस केस में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी लॉस हुआ है बेली का, वो बेलर को बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल में बोल रखा है, पंकज लैंड्स हिज कार टू नवीन ए डियर फ्रेंड ऑफ 7 डेज एज नवीन हैज़ टू अटेंड द मैरिज आउटसाइड द टाउन। ये बोल रहा है पंकज लैंड्स हिज कार टू नवीन ए डियर फ्रेंड ऑफ 7 डेज। अब देखिए थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल उल्टा बना लिया था, लेकिन यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि पंकज ने नवीन को कार दी, क्योंकि नवीन को क्या करना था, मैरिज के लिए जाना था अपनी फैमिली के साथ, तो उसको कार की नीड थी, तो यहाँ पे नवीन को कार मिल गई। यहाँ पे बोल रहा है एज नवीन इज नॉट एनी पेइंग चार्जेस फॉर बेलमेंट ही फिल 25 लीटर पेट्रोल इन कार फॉर हिज पर्पज। इस केस में नवीन ने क्या कर दिया, 25 लीटर पेट्रोल भरा दिया, और नवीन ने क्या है, कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं करे, क्योंकि दोस्ती में था। तो आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेचुटस एक्ट का पार्ट आ गया। सडनली आफ्टर 3 डेज पंकज कॉल्ड नवीन टू गिव बैक कार। पंकज ने कॉल किया कि भाई मेरे को जरूरत हो गई है, मेरी कार वापस से दे दे, ठीक है। तो नवीन कैन डिमांड फॉर पंकज वैल्यू ऑफ पेट्रोल रिमेंड इन द कार आफ्टर 3 डेज। तो आप मान के चलिए कि 3 डेज में जो नवीन है उसने 10 लीटर पेट्रोल यूज़ कर लिया 25 में से, तो 25 में से 10 गए, बाकी कितना बचा, 15 लीटर। अब 15 लीटर के हिसाब से मान के चलिए इंटू 80 रुपीज़ प्राइस चल रही है, तो कितने हो गए, ये हो गया अपना, ये हो गया, एक तो कैलकुलेशन भी कभी कभी भूल जाते हैं, 1200 रुपीज़, कितना, 1200 रुपीज़। तो ये क्या होगा, वापस से एक तरीके से पंकज को क्या करना पड़ेगा, नवीन को देना पड़ेगा, क्योंकि नवीन का खर्चा हो गया, नवीन ने 25 लीटर पेट्रोल भरा दिया, जबकि उसका यूज़ ही कितना हुआ, 10 लीटर हुआ। और प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, 7 डेज की जगह 3 डेज में ही पंकज ने मंगा ली कार। तो यहाँ पे नवीन को नुकसान हो गया, तो नवीन का जो नुकसान हुआ 15 लीटर इंटू 80 रुपये का, यानी 1200 रुपये का, वो क्या होगा, पंकज को देना पड़ेगा, यानी बेलर को देना पड़ेगा। फिर देखिए फोर्थ, टू इंडेमनीफाई द बेली व्हेन द टाइटल ऑफ द बेलर टू गुड इज डिफेक्टिव एंड द बेलर सफर्स एज द कंसिक्वेंसेज। सीधी सी बात है, देखिए जो गुड्स बेलर के पास है वो बेलर का है ही नहीं, यानी बेलर के पास उसकी ओनरशिप ही नहीं है। तो एक तरीके से उस केस में जो भी बेली को नुकसान हुआ है वो बेलर को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जनरली एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बोल रहा है कि पंकज है जिसके पास क्या कार है, उसने किसको दी, नवीन को, क्योंकि नवीन को क्या है, आउट ऑफ द टाउन जाना है मैरिज अटेंड करने के लिए 7 दिन के लिए। तो पंकज ने नवीन को क्या दी, कार दी, क्योंकि पंकज का क्या है, नवीन कस्टमर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो पंकज क्या हो गया, बेलर, और नवीन क्या हो गया, बेली, आपको ये पता है। नवीन ने 2500 रुपये एडवांस पे कर दिए थे पंकज को, लेकिन 3 दिन बाद पुलिस आ गई और जो पंकज की कार है वो लेके चले गए, और ये बोला कि जो ये पंकज की कार है, पंकज के पास उसका टाइटलमेंट नहीं है, वो तो अशोक के पास है। किसके पास है, अशोक, इसका रियल ओनर अशोक है, पंकज नहीं है। अब नवीन को तो ये पता नहीं था कि जो ये गुड है वो डिफेक्टिव है,
जो ओनरशिप है वो डिफेक्टिव है, पंकज के पास नहीं है, किसके पास है, अशोक के पास है। तो नवीन को क्या करनी पड़ गई, दूसरी कार अरेंज करनी पड़ गई वहीं पर ही जहाँ पर वो मैरिज अटेंड कर रहा था, क्योंकि उसको घर पे भी तो आना था, तो उसको कार अरेंज करनी पड़ गई रेंट पे, ऐसे बोल सकते हैं। नवीन हैड टू अरेंज ए न्यू कार फॉर द सेम पर्पज फॉर ए हायर रेंट और देना पड़ गया, बल्कि क्या देना पड़ गया, हायर रेंट। तो एक तो बल्कि 2500 रुपये एडवांस दिए, ठीक है, पेट्रोल फिल करवाया कार पे, उसके अलावा हायर रेंट और देना पड़ गया, तो इस तरीके से उसका नुकसान हो गया। नाउ नवीन कैन क्लेम पंकज, तो नवीन पंकज से क्लेम कर सकता है इन एक्सेस ऑफ ओवर द बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम बाय यूजिंग द कार। तो इसका मतलब क्या है, जितना उसने बेनिफिट डिराइव कर लिया, मान लो कि देखो 2500 दिए और आपको पता है कि 2500 का बेनिफिट थोड़ी मिला, एक तो पेट्रोल फिल कराना पड़ा, तो मान लो कि 500 रुपये का बेनिफिट ले लिया था 2500 में से, तो 2000 रुपये पंकज वापस से देगा। ऐसे मान के चलिए एक एग्जांपल के फॉर्म में कि 500 रुपये तक का बेनिफिट ले लिया था, तो 2000 रुपये पंकज क्या करेगा, नवीन को वापस देगा। इसके अलावा हायर रेंटेड जो दिया, हायर रेंट दिया फालतू के लिए कार अरेंज करने का, तो वो भी जनरली देगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एंड इन एडिशन टू दैट हायर रेंटल पेड बाय नवीन फॉर द न्यू कार रेंटल, तो नवीन ने जो न्यू कार रेंटल पे ली उसका हायर रेंट देना पड़ गया, तो वो भी पंकज देगा। क्योंकि आपको पता है कि नवीन को ये सब खर्चे करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो टाइटल डिफेक्टिव होने की वजह से नवीन को ये खर्चा करना पड़ गया। कह रहा है इन सच सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 द बेलर इज रेस्पॉन्सिबल टू द बैली फॉर एनी लॉस विच द बैली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल टू मेक बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शन रेस्पेक्टिंग देम। तो एक तरीके से क्या है, बेलर एंटाइटल ही नहीं है कि वो वापस से गुड्स मांग सके या अपने डायरेक्शन पर किसी और को दे सके, क्योंकि उस केस में उसके पास ओनरशिप ही नहीं है, पंकज के पास ओनरशिप ही नहीं थी, कोई और ओनर था। तो आप ये एग्जांपल पढ़ के देख लेना, जो बताया सेम ही है। इसी तरीके से देखिए क्या बोला है, टू रिसीव बैक द गुड्स, यहाँ पे देखिए बोला इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बेलमेंट और व्हेन द पर्पज फॉर विच द बेलमेंट वाज क्रिएटेड हैज़ बीन अकम्प्लिश। 5 दिन के लिए पैट दिया कि भाई संभाल के रख लेना, 5 दिन के लिए ज्वेलरी दी कि शादी में जा रहा हूँ संभालने के लिए दिया, तो बाद में सामने वाला तो देगा ही देगा। इफ़ द बेलर रिफ्यूजेस टू रिसीव बैक द गुड्स द बेल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर फॉर द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ कस्टडी एंड केयर। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी, ए ने अपना पैट दिया 5 दिन के लिए, तो आपको पता है कि 5 दिन के खर्चे जो भी होंगे वो तो ए को क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, यही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं ग्रेचुइटस एक्ट की बात कर रहा हूँ, मान के चलिए ए और बी दोस्त हैं, ए ने अपना पेट यानी डॉग क्या करा, बी को दिया और बोला कि यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तो 5 दिन के लिए तू क्या करना, मेरे डॉग को संभाल लेना, जो भी खर्चा होगा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं पे करने के लिए तैयार हूँगा। ये जनरली आपने ग्रेचुइटस एक्ट में कवर किया। 5 दिन बाद 6ठा दिन हो गया, वो लेने नहीं आया, 7वां दिन हो गया, लेने नहीं आया, 6ठा 7वां 8वां इस तरीके से हो गया, और बाद में क्या बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा, तू ही संभाल, ए बी को ऐसे बोल देता है। तो उस केस में जो भी उसके खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे बी रिकवर करेगा, क्योंकि वो कोर्ट में केस कर देगा, ठीक। या मान के चलिए वो क्या आता है 10वें दिन में लेने आता है, तो एक्स्ट्रा जो 5 दिन के और खर्चे हुए वो भी जनरली बी क्या करेगा, ए से लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है अरविंद बेल्ड हिज डॉग टू खुशबू फॉर 7 days एट द डेली चार्जेज ऑफ ₹50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 7 × 5 कितने होते हैं, 350 रुपये। 350 रुपये क्या करेगा, अरविंद खुशबू को दे देगा। अरविंद कैम बैक टू रिसीव डॉग आफ्टर 25 days। Arvind has to pay additional charges for 18 days. If this would have been a gratuitous bailment, then also Arvind has to pay ordinary and extraordinary expenses for 18 extra days. तो ये बोल रहा है कि अगर ये ग्रेचुटस होता, यहाँ पे मान के चलिए पेमेंट नहीं होता, नॉर्मल फ्री होता जो मैंने एग्जांपल बताया, तो उस केस में जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो भी एक्स्ट्रा 18 डेज़ के लिए, क्योंकि 7 दिन तक का तो पार्ट फ्री है, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 18 डेज़ है उसका तो खर्चा पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखिए पार्किंग वाले पार्ट होता है, पार्किंग वाला पार्ट जिसमें आपको पता है कि नॉन ग्रेचुइटस एक्ट होता है। आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी छोड़ के जाते हो, तो आपको पता है कि आपने जो किराया दिया वो 1 दिन का दिया, 2 दिन का दिया मान के चलिए, लेकिन अगर वो 5 दिन पड़ी रहती है तो वो 3 दिन का और एक्स्ट्रा मांग लेगा। तो क्यों मांगेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है, आपने सिर्फ 2 दिन के ही पे किए हैं, जबकि आपने वो गाड़ी आपने 5 दिन रख ली, तो आपको 3 दिन के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वही पार्ट हो गया इसमें, और क्या। फिर देखिए ड्यूटीज़ ऑफ बैली की बात कर रहा है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि जब आप किसी पर्सन के गुड्स को संभाल के रखते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन के गुड्स को रख के बैठे हो, तो आपको उसकी संभाल बिल्कुल सही ढंग से यानी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के फॉर्म में, मतलब एक नॉर्मल आदमी, आप ईमानदार आदमी हो, एक रैशनल पर्सन हो, दिमाग वाले पर्सन हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता है कि जैसे अगर आपका खुद का गुड्स होता, आपके पास ओनरशिप होती, तो आप उसको कैसे संभालते, वैसे ही सामने वाले ने अगर आपको गुड्स दिया है, ए ने बी को दिया है, तो बी उस अकॉर्डिंग उस गुड्स को संभालेगा, सेम क्वालिटी मेंटेन करेगा, यही बोल रहा है। तो वैसे ही अगर आप देख सकते हैं कि ए ने बी को क्या करा, अपना पेट दिया, डॉग दिया,
तो ये नहीं कि वो उसको बाहर छोड़ देगा या बारिश हो रही है तो बाहर बांध के रखेगा, तो उसको पता है कि उससे बीमार हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर उसने प्रॉपर केयर नहीं करी, डेथ हो गई, तो ए को नुकसान हो गया, ए को लॉस हुआ, तो ए उस पर कोर्ट में केस कर सकता है और जो भी हर्जाना है वो सामने वाले से मांग सकता है, जो भी इंडेमनिफिकेशन का पार्ट है वो ले सकता है सामने वाले से। ठीक है, किससे? बी से। लेकिन देखिए बी क्या बोलता है, मैंने रीजनेबल केयर रखी थी, ऑर्डिनरी प्रूडेंस के फॉर्म में मैंने काम किया था, जो गुड्स डैमेज डिस्ट्रॉय हुआ है वो तो एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू हो गया, या मैंने बहुत देखभाल की थी, बहुत मेंटेनेंस का काम किया था, लेकिन तब भी वो बच नहीं पाया डॉग जो था, तो उस केस में बी से रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर वो प्रूफ कर देता है तो एज पर 151 वेदर द बेलमेंट इज ग्रेचुटस, बेल इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल टू हिम एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स बिल्ड। देखिए अगर आप क्या करते हो, किसी से कार भी किराए पे लेते हो, तो चाहे वो नॉन ग्रेचुटस है उसमें तो आप संभालोगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, चाहे ग्रेचुटस भी है, वेदर द बेलमेंट इज ग्रेचुटस यानी फ्री भी है, ए ने बी को क्या करा, डॉग संभालने के लिए दिया, चाहे फ्री में दिया, बी उसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं ले रहा, ठीक है, और ए कुछ भी चार्जेस नहीं दे रहा बी को क्योंकि दोस्ती है, तो उस केस में भी बी को संभालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं कि वो डॉग को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बी को डॉग को नुकसान नहीं पहुंचाना या रीजनेबल केयर रखनी है। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 इन स्पाइट ऑफ द बैली इज रीजनेबल केयर गुड्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉयड इन एनी वे। तो ये बोल रहा है कि बैली ने चाहे उसके लिए रीजनेबल केयर रखी, ऑर्डिनरी प्रूडेंस के फॉर्म में काम किया, लेकिन तब भी गुड्स क्या हो गया, डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया, द बैली इज नॉट लाइबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेटोरेशन ऑफ द थिंग्स बिल्ड। तो जो गुड्स रखा गया है उसके लिए बैली लाइबल नहीं रहेगा चाहे उसको नुकसान हो गया है, क्योंकि उसने रीजनेबल केयर के थ्रू प्रॉपर मेंटेनेंस से किया था, फिर भी गुड्स को नुकसान हो गया तो उसका वो कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में ये दे रखा है, अरविंद बेल्ट हिज डॉग टू गगन फॉर 7 days एट ए डेली चार्ज ऑफ ₹50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन ग्रेचुटस एक्ट है। यहाँ पे अरविंद ने क्या करा, अपना डॉग गगन को दिया 7 दिन के लिए ₹50 चार्जेस पे, कि ₹50 पर डे के चार्जेस दे दूंगा। अरविंद केम टू रिजर्व डॉग आफ्टर 7 days। अरविंद आया 7 दिन बाद डॉग को लेने, फाउंड दैट डॉग वॉज स्टोलन फ्रॉम द प्लेस ऑफ गगन। इफ इट इज प्रूव्ड बाय गगन दैट ही टुक एवरी रीजनेबल केयर बट स्टिल ऑल द डॉग्स in his place were stolen by a smart thief, Gagan will not be responsible. But if it is proved by Arvind that Gagan was careless, say forget to lock the place at the night, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे डॉग्स रखे जाते हैं वहाँ पर वो ताला लगाना भूल गया और कोई चोर चुरा गया, ठीक है, उसने प्रॉपर सेफ्टी के मेजर नहीं रखे हुए थे, तो वहाँ पर अगर ये अरविंद प्रूव कर लेता है कि गगन जो बैली है उसने सही ढंग से काम नहीं किया, तो बैली को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और जो भी अरविंद को लॉस हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है गगन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ये होगा। फिर देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, नॉट मेक एनी अनऑथोराइज यूज़ ऑफ गुड्स। तो वही चीज़ है कि जो गुड्स है, अगर मैंने बोला कि ए ने बी को क्या दिया, हॉर्स दिया, क्योंकि ए के पास हॉर्स था संभालने के लिए कि आप खुद यूज़ कर लेना, लेकिन बी ने क्या कर दिया, उसको किसी और को रेंट पे चढ़ा दिया। देखिए दोस्ती में ए ने बी को संभालने के लिए दिया क्योंकि ए 5 दिन के लिए कहीं जा रहा था। अब बी उस हॉर्स को खुद यूज़ करता तो ठीक होता, लेकिन बी ने किसी सी पर्सन को दे दिया और सी पर्सन ने क्या कर दिया, उसको इंजरी पहुंचा दी, चोट पहुंचा दी। 5 दिन बाद जैसे ही ए आया, देखा कि हॉर्स को तो चोट लगी हुई है, तो वो बी को बोलता है क्या किया, तो बोला यार मैंने सी को दे दिया था। तो उस केस में क्या होगा, कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है, ए तो लेगा ही लेगा बी से। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 इन केस वेयर बैली यूजेज द गुड्स बिल्ड इन ए मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही शैल बी लाइबल फॉर एनी लॉस इवन दो ही इज नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस एंड इवन इफ द डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे उसने नेग्लिजेंस नहीं की थी लेकिन उसने किसी और पर्सन को दी थी, उसकी वजह से इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या एक्ट ऑफ गॉड हो गया, क्या हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, तब भी एक तरीके से माना जाएगा कि बी को कंपनसेट करना ही पड़ेगा, ए को एक्चुअल ओनर को कंपनसेट वो करेगा ही करेगा। अमित लैंड से हॉर्स टू मनीष फॉर हिज राइडिंग ओनली। देखिए यही बोल रहा है क्या अमित ने मनीष को हॉर्स दिया सिर्फ राइडिंग के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ बोला अमित और यहाँ पे बोल दिया क्या है, मनीष है। मनीष अलाउज नीतू, जैसे मैंने बोला बी ने सी को दे दिया, यहाँ पे देखिए मनीष अलाउज नीतू ए चैंपियन हॉर्स राइडर ऑफ द कंट्री टू राइड द हॉर्स। अब देखिए अमित को ये थोड़ी पता था कि वो मनीष किसको दे देगा, नीतू को दे देगा, लेकिन नीतू ने क्या करा, देखो नीतू राइड्स विद केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। यहाँ पे देखिए क्या है, चाहे नीतू ने नेग्लिजेंस नहीं दिखाई लेकिन तब भी हॉर्स को नुकसान पहुंच गया, उसको चोट लग गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मनीष लाइबल होगा अमित को वापस से देने के लिए जो भी अमाउंट। तो मनीष इज लाइबल टू मेक कंपनसेशन टू अमित फॉर द इंजरी कॉज टू द हॉर्स बिकॉज मनीष मेड अनऑथराइज यूज ऑफ द हॉर्स व्हेन इट मेट विद एन एक्सीडेंट। क्योंकि अमित ने मनीष को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, न कि नीतू को दी थी। मनीष ने किसको दे दिया, नीतू को दे दिया, तो यहाँ पे मनीष ने गलत किया। ठीक, फिर देखिए आ गया थर्ड, नॉट मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। जनरली क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो कि गुड्स आपके पास आ जाते हैं या आपके पास
एक तरीके से रॉन्ग गुड्स आ गया और आपने क्या कर दिया, उसको अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया। तो आपको मिक्स नहीं करना, आपके पास अगर रॉन्ग गुड्स आ गया तो आपको वापस से क्या करना, उस बेलर को लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे यही बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द बेली मस्ट नॉट मिक्स द गुड्स ऑफ बेलर विद हिज ओन गुड्स बट मस्ट कीप देम सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। इफ ही मिक्सेज द बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स विद द बेलर्स कंसेंट बोथ शैल हैव ए प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस। तो देखिए वही है कि अगर बेलर की सहमति से उसने क्या बोल दिया कि चलो मैं आपका गुड्स क्या कर रहा हूँ, साथ में मिक्स कर रहा हूँ, और उसका एक प्रोपोर्शनेट पार्ट मैं क्या कर दूंगा, आपको दे दूंगा जो भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अब तो ये मिक्स हो चुका है। तो बेलर ने बोल दिया चलो ठीक है ये मिक्स हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन निकलेगा, जो भी गुड्स निकलेगा, उसका एक पर्टिकुलर शेयर 20% 30% मुझे चाहिए। ठीक वैसे क्या बोलते हैं, विदाउट द बेलर कंसेंट, अगर बेलर की कंसेंट नहीं है, एंड इफ द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि वो मिक्स हो गया, लेकिन उसको अलग किया जा सकता है। देखो दो पर्टिकुलर अलग अलग मार्क के गुड्स हैं, ठीक है, एक ए कैटेगरी का, एक बी कैटेगरी का, ये दे रखा है। तो आपको पता है कि ए कैटेगरी की स्टाम्प लगी हुई है उस पर्टिकुलर बैग में और बी की स्टाम्प भी लगी हुई है दूसरे बैग में, तो उसको अलग किया जा सकता है। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि अगर बेलर की कंसेंट नहीं है मिलाने की, कि वो इसको मिक्स नहीं करवाना चाहता और उसका प्रपोर्शन नहीं चाहता, तो उस केस में बेलर की कंसेंट नहीं है और सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो उस केस में बेल इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द सेपरेशन और डिवीजन एज वेल एज डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। तो बैली को ही खर्चे करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैली ने ही गलती से मिक्स कर दिया, तो उसको सेपरेट करने का जो भी खर्चा लगेगा अलग से, इसी तरीके से जो भी डैमेज अराइज हुआ है मिक्सचर की वजह से, वो भी बैली को ही देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ द कॉटन मार्क विद ए पर्टिकुलर मार्क टू बी। यहाँ पे बोल रहा है ए ने क्या करा, 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो थी वो किसको दे दी, बी को दे दी बेल्स पे, यानी बेलमेंट पे। ऐसे बोल सकता है ए ने क्या करी, ये 100 देखो बेल्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ना कपास की गांठें बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे कपास की गांठें ए ने बी को बेल करने के लिए दी, यानी वही क्या बोलते हैं पोजीशन में दे दी, ट्रांसफर करने के फॉर्म में दे दी। बी विदाउट ए कंसेंट मिक्सेज द 100 बेल विद अदर बेल्स ऑफ हिज ओन। अब बी ने क्या करा, ए की कंसेंट के बिना अपनी 100 बेल के साथ भी उसको मिक्स कर दिया। इन 100 बेल्स को बी ने अपनी 100 बेल्स के साथ मिक्स कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस यानी मिक्स कर दिया, बेयरिंग ए डिफरेंट मार्क। अब देखिए इस 100 बेल्स पे ए मार्क था मान के चलिए, और इन 100 बेल्स पे बी मार्क था, लेकिन वो सारी की सारी आपस में मिक्स हो गई। तो यहाँ पे बोल रहा है ए इज एंटाइटल टू हैव हिज 100 बेल्स रिटर्न। तो ए को क्या है, वापस से अपनी 100 बेल्स चाहिए ही चाहिए होगी, वो एंटाइटल है, उसके पास ऑथोराइजेशन है। एंड बी इज बाउंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन सेपरेशन ऑफ द बेल्स एंड एनी अदर इंसिडेंटल चार्जेस। अब देखिए इस पे क्या है, इसको अलग करने के जो भी खर्चे हो गए वो बी को तो देने पड़ेंगे, यानी ये बी को ही करना पड़ेगा एक तरीके से सारा का सारा पार्ट, ए उसके लिए कोई भी खर्चे नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी इंसिडेंटल चार्जेस लगे हैं, डैमेज जो भी हुआ है, वो सारा का सारा बियर किसको करना पड़ेगा, बी को ही करना पड़ेगा, ए कोई भी बियर नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो अपना हो गया ए बी। अब सी देखिए, विदाउट द बेलर कंसेंट सो दैट मिक्सचर इज बियॉन्ड सेपरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया था कि बेलर की कंसेंट के बिना, या तो चलो बेलर की कंसेंट थी, मिक्स हो गया, तो पार्ट में क्या हो गया, एक बेनिफिट मिल जाएगा, एक प्रोपोर्शन मिल जाएगा कि 20% 30% मैंने बता दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि बेलर की कंसेंट नहीं थी लेकिन सेपरेट किया जा सकता है, तो उस केस में आपको पता है कि बेलर अपना हिस्सा तो लेगा। तो आपको पता है कि ये 200 बेल्स एक साथ हो गए थे, तो उसमें से 100 बेल बी को अलग करने पड़ेंगे और ए को देने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर सेपरेशन किया ही नहीं जा सकता और बेलर की कंसेंट भी नहीं है कि मुझे कोई प्रपोर्शन नहीं चाहिए, तो उस केस में द बेलर इज एंटाइटल टू बी कंपनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। बेलर क्या बोलेगा, ये जो तुमने मिक्स कर दिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये तुम अपने पास ही संभालो, लेकिन जो मुझे नुकसान हुआ है उसका तो पैसा मैं लेके रहूँगा। ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे तो कोर्ट में केस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ए बेल्स ए बैग ऑफ फार्म व्हीट वर्थ ₹550 टू बी। ए ने बी को दिया फार्म व्हीट, तो यहाँ पे ए बेलर है, बी बेली है। बी विदाउट एज कंसेंट मिक्सेज द व्हीट विद द इम्पोर्टेड व्हीट ऑफ इज होन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बी के पास इम्पोर्टेड व्हीट था, क्या था, इम्पोर्टेड व्हीट था, यही बोल रहा है। और ए ने क्या है, जो फार्म व्हीट थे खुद के, वो बी को रखने के लिए दिए थे। बी ने क्या कर दिया, अपने इंपोर्टेड वीट के साथ उन फार्म वीट को मिक्स कर दिया, और जबकि उन बैग की कॉस्ट कितनी थी, ओनली जो इंपोर्टेड वीट की थी वो थी 250 रुपीज़ की, जबकि ए के जो फार्म वीट थे खुद के खेत में उगे हुए, उनकी जो कॉस्ट थी वो थी 550 रुपीज़ की, कि वो 550 में उनको बेच देता, जबकि इसकी वर्थ कितनी थी, 250 थी जो इंपॉर्टेंट वीट की थी। तो बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस ऑफ इस वीट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए कभी भी एग्री नहीं कर पाएगा। ए क्या बोलेगा, तुम्हारी तो कॉस्ट ही कम थी, तूने इसके साथ मिक्स कर दिया, अब मैं किसी और को दूंगा तो वो क्या करेगा, लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वीट की पहचान है। जब वो देखेगा वो बोलेगा ये क्वालिटी का ही नहीं, ये तो बाहर का है।
जबकि हमें तो क्या करना है, अपने खेत का ही देना है। तो जो भी मुझे लॉस हुआ उसका तुझे कंपनसेशन करना ही पड़ेगा। तो बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस ऑफ हिज वीट। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द गुड्स ऑफ द बेलर गेट मिक्स अप विद द लाइक गुड ऑफ द बेली बाय इन एडवर्टेंस ऑफ द बेली और द एक्सीडेंट और बाय एन एक्ट ऑफ द गॉड और बाय द एक्ट ऑफ एन अनऑथोराइज थर्ड पार्टी, द मिक्सचर बिलोंग टू द बेलर एंड द बेली इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर, बट द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन विल हैव टू बी बॉर्न बाय द बेली। तो यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है, देखिए इसका मतलब यही हो गया ना कि अगर बेली ने लापरवाही कर ली, एक्सीडेंट हो गया या एक्ट ऑफ गॉड, आपको पता है कि गुड्स क्या है, बेली के गोडाउन में पड़े थे, या गोडाउन एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि खुले में कोई चीज़ पड़ी थी और उसमें बेली का गुड्स भी था, और आपको पता है कि बेलर ने जो बेली का गुड्स रख रखा था वो भी था, दोनों गुड्स थे और वो मिक्सअप हो गए, ठीक है। और बाय द एक्ट ऑफ एन अनऑथराइज थर्ड पार्टी, या कोई थर्ड पार्टी आ गई अनऑथराइज, चाहे उसने कितनी भी एक तरीके रीजनेबल केयर की थी, फिर भी क्या हो गया, वो गुड्स मिक्स हो गए उस अनऑथराइज थर्ड पार्टी की वजह से। तो जो मिक्सचर होगा वो दोनों से ही बिलोंग करेगा, बेलर और बेली, यानी एक प्रपोर्शन होगा उसमें बढ़ जाएगा, लेकिन जो सेपरेशन की कॉस्ट होगी वो तो बेली को ही बॉन्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर बोला नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। इसका मतलब आपको पता है कि देखिए अगर बेलर के पास टाइटल है तो ये नहीं कि बेली किसी और को पर्टिकुलर गुड्स दे देगा और बोल देगा कि नहीं इसके पास ही टाइटल है, ऐसा नहीं है। उसको प्रूफ करना पड़ेगा बेली को कि अगर दूसरे तीसरे थर्ड पार्टी के पास वो टाइटल है तो वो प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो जिससे उसने गुड्स लिया उसको ही वो डिलीवर करेगा, यानी वापस से रिटर्न बैक करेगा। तो यहाँ पे बोला द बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर। सबसे पहली चीज़ तो ही कैन नॉट डेंट द राइट ऑफ द बेलर टू बेल द गुड्स एंड रिसीव दैम बैक। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो बेलर के राइट को डेंट नहीं कर सकता, मरोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब बेलर के पास गुड्स है, बेलर के पास राइट है, वो किसी तीसरी पार्टी को नहीं दे सकता। इफ़ ही डिलीवर्स द गुड्स बेल टू ए पर्सन अदर देन बेलर, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड ए राइट टू देम एस अगेंस्ट द बेलर। तो इस केस में क्या है, बेली को प्रूव करना पड़ेगा कि जिस थर्ड पार्टी को उसने वो गुड्स दिया है उसके पास ही एक्चुअल राइट था, वही एक्चुअल ओनर था, न कि बेलर था। क्योंकि उसको बाद में पता चला, बेली को बाद में पता चला, क्योंकि आपको पता है कि बेलर ने पहले बेली को दे दिए, तो बेलर को यही बेली को यही लग रहा था कि बेलर क्या ओनर है। लेकिन बाद में जैसे बेली को पता चला कि ये ओनर नहीं है, कोई तीसरा पार्टी ओनर है, तो इस केस में बेली को प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर बेलर कोर्ट में केस करता है तो बेली को तो प्रूव करना ही पड़ेगा। फिफ्थ, टू रिटर्न एनी एक्रीशन टू द गुड्स। तो इसका मतलब क्या है कि बेली के पास कोई गुड्स है और उससे कोई प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है वो वापस से बेलर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। तो आपको पता है कि बेली के पास जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, वो वापस से वो बेलर को लौटाना पड़ेगा। फिर लास्ट तो आपको पता है टू रिटर्न द गुड्स, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड एज सून एज द टाइम फॉर विच देवर बेल्ड हैज़ एक्सपायर्ड और फॉर द पर्पज विच देवर बेल्ड हैज़ बीन अकम्पलिश। तो सीधी सी बात है, आपको बताया जैसे मैंने बताया इतने एग्जाम्पल में कि कार दी 5 दिन के लिए, तो 5 दिन बाद बेली वापस से क्या करेगा, कार को लौटाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, या जो भी पर्पस था वो पूरा का पूरा अकम्प्लिश हो चुका है। इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर ऑन हिज पार्ट। तो इसका मतलब है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, चाहे उसने रीजनेबल केयर भी करा, तो आपने ऊपर देखा कि चाहे उसने एक तरीके से क्या कर रखा है, रीजनेबल केयर किया, तब भी उसको कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल तो होगा ही, और जो लॉसेस होंगे वो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस केस में क्या बोल रहा है, बेली को जो एक तरीके से क्या हो रखा है, बेलर को जो भी नुकसान हुआ है वो बेली को तो देना ही पड़ेगा। इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस। तो इस केस में बेली को क्या होगा, बेलर को जो भी लॉस हुआ है वो अमाउंट तो देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में दे रखा है, ए डिलीवर्ड सम बुक्स टू बी बाउंड। यहाँ पे ए ने क्या करी, कुछ बुक्स बी को दी बाउंड करने के लिए, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना उसको जोड़ने के लिए, क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से बाउंड बोल सकते हैं। अब बाउंड में क्या बोलूँ, देखिए जैसे बाइंडिंग बोल सकते हैं, हाँ, कि ए ने जनरली क्या करा, बी को बाइंडिंग के लिए बुक्स दी। अब देखिए बी ने क्या बोला कि 5 दिन में लौटा दूंगा, 5 डेज, यानी 5वें दिन आके ले जाना। अब देखिए ये बोल रहा है कि ही प्रेज फॉर द रिटर्न, यानी ए ने क्या बोला, रिटर्न के लिए उससे मांगा कि 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन बट बी नेग्लेक्टेड टू रिटर्न देम ऑल्दो मोर देन ए रीजनेबल टाइम हैज़ एलेप्स। तो 5 दिन हो चुके थे लेकिन उसके बाद भी बी ने नहीं दिया, बी ने लापरवाही की। ए फायर एक्सीडेंटली ब्रोक आउट ऑन द बीज प्रोमाइसेस, तो बी की प्रोमाइसेस में क्या हो गई, आग लग गई, एंड द बुक्स वर बर्न। तो आपको बताया कि ए को नुकसान हो गया। हेल्ड बी वॉज लाइबल फॉर द लॉस ऑल्दो ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू डिलीवर द बुक्स विद इन ए रीजनेबल टाइम। तो आपको पता है कि वो क्या है कि
वैसे किस वजह से लापरवाह कहलाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि उसने 5 दिन के अंदर बुक्स डिलीवर नहीं की। वैसे पता है कि वो तो डिलीवर कर देता 6 दिन में, 7वें दिन में, लेकिन आग लग गई, तो उस केस में भी बी को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ठीक, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम पे बुक्स को डिलीवर नहीं कर पाया। अब देखिए उसके बाद आपको दे रखा है राइट्स ऑफ बेलर, जिसमें क्या बोल रहा है, एनफोर्समेंट ऑफ राइट। द बेलर कैन एनफोर्स बाय सूट ऑल द लाइबिलिटीज और ड्यूटी ऑफ द बेली एज इज राइट। तो आपको पता है कि बेलर को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, अगर उसके गुड्स को जो भी नुकसान हुआ है, उसने सामने वाले को रखने के लिए दिया, सामने वाले ने क्या कर दिया, उसका अनऑथराइज यूज़ कर दिया, किसी और पर्सन को दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, आपको मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया था हॉर्स जो उसने नीतू को दे दिया था, तो उस केस में नुकसान हो गया बेलर को। तो बेलर सारे के सारे क्या कर सकता है, जो भी खर्चा हुआ है कंपनसेशन के फॉर्म में ले सकता है। अगर नहीं दे रहा सामने वाला पर्सन तो केस कर सकता है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट इफ द बेली डज विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि ए ने बी को क्या करा, अपना हॉर्स दिया सिर्फ बी को राइड करने के लिए। ए ने बी को अपना हॉर्स दिया सिर्फ बी के राइड करने के लिए। बी यूजेज द हॉर्स विद द कैरीज, बी ने क्या करा, उसको भाड़े पे चलाने का काम कर दिया। ठीक है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लग गया। तो ए कैन टर्मिनेट बेलमेंट, तो ए बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक, फिर देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑफ गुड्स लैंड ग्रेचुटेसली। तो आपको पता है कि व्हेन द गुड्स आर लैंड ग्रेचुटेसली द बेलर कैन डिमांड देयर रिटर्न व्हेन एवर ही प्लीजेस इवन दो ही लैंड देम फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस। तो आपको जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था कि ए ने अपने दोस्त को कार दी थी 7 दिन के लिए। ठीक, क्योंकि बी को मैरिज में जाना था, तो बी को कार की ज़रूरत थी, और ए उसका दोस्त था, उसने क्या कर दिया, बी को कार दे दी। लेकिन 3 दिन बाद ही ए को कार की ज़रूरत पड़ गई। तो आपको पता है कि यहाँ पे दोस्ती में पार्ट हुआ था, एक ग्रेचुटेसली पार्ट हुआ था, लेकिन वो चाहे तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन करवा सकता है। लेकिन याद रखना बी उस केस में क्या होगा, जो भी उसको लॉस हो रहा होगा वो ए से डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है वेन एवर ही प्लीजेज इवन दो ही लैंड देम फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम और पर्पज। तो जब भी ए को डिमांड होगी वो मांग लेगा। बट इफ द बैली सफर्स एनी लॉस, अगर बी को कोई लॉस हो जाता है एक्सीडिंग द बेनिफिट एक्चुअली डिराइव्ड बाय हिम, तो इसका मतलब उसको बेनिफिट कम मिला है लेकिन लॉस ज़्यादा हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, बेलर शैल हैव टू इंडेमनीफाई द बैली। बेलर यानी ए को क्या करना पड़ेगा, जो भी बी को एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, या बी के जो आपको पता है कि पेट्रोल के पैसे लग गए, डीजल के पैसे लग गए, मेंटेनेंस के पैसे लग गए, वो जनरली ए को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्री मैच्योर रिटर्न ऑफ गुड्स हुआ है। प्री मैच्योर जो भी डेज था, जो भी टाइम फिक्स किया, उससे पहले गुड्स का रिटर्न कर दिया गया है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, कंपनसेशन फ्रॉम ए रॉन्ग डोर। रॉन्ग डोर मतलब क्या होता है, देखिए ये हो गया एक ऑफेंडर जो जनरली क्या करता है, रॉन्गफुली बिहेव करता है या इलीगली बिहेव करता है, तो उससे जो बेलर बैली कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इफ ए थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डेप्राइव्स द बैली ऑफ द यूज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स बेल्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि बेली के पास गुड्स पड़े हुए हैं जो कि बेलर के हैं, उसको अगर एक थर्ड पर्सन क्या करता है, रॉन्गफुली यूज़ कर लेता है, डिसएडवांटेज कर देता है बैली का, बैली को नुकसान पहुंचा जाता है, और डज देम एनी इंजरी द बेलर और द बैली। तो आपको पता है वो गुड्स तो बेलर का ही है, अगर इंजरी पहुंच भी है और गुड्स उस गुड्स की, तो बेलर को भी नुकसान है और साथ में बैली को भी लॉस हो रहा है, क्योंकि बैली को क्या करना पड़ेगा, बेलर को सारा अमाउंट देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, बेलर और द बैली में ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन फॉर सच डेप्रीवेशन ऑफ इंजरी, जो भी नुकसान पहुंचा। ठीक, तो आपको पता है कि अनऑथराइज पर्सन अगर यूज़ कर लेता है और उससे क्या होता है, नुकसान होता है, तो बेलर बैली उससे कंपनसेशन मांग सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है राइट्स ऑफ बैली की। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यही पार्ट आपका बचा है, उसके बाद तो अगली वीडियो में आपका प्लेस का पार्ट कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट्स ऑफ बैली में बोल रहा है द ड्यूटीज ऑफ द बेलर आर द राइट ऑफ बैली। अब देखिए यहाँ पे यही बोलते हैं कि जो बेलर की ड्यूटी है, जो आपने ये ऊपर कवर की, एक मिनट, ये देख सकते हैं आप, ड्यूटी ऑफ बेलर वो बैली का राइट है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट, तो आपको पता है कि यहाँ पे बैली का वो राइट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, तो उस केस में आपको पता है कि जो भी ऑर्डिनरी खर्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, अगर मैं ग्रेचुटस की बात कर रहा हूँ, नॉन ग्रेचुटस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं उसके लिए बेलर रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो ग्रेचुटस बेलमेंट होता है उसमें आपको पता है कि सारे के सारे खर्चे, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उस केस में सारे के सारे खर्चों के लिए बेलर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ये पार्ट आ गया। और जनरली बोल सकते हैं कि वो बैली को मिल के रहेंगे सारे का सारा पार्ट। इसी तरीके से बैली को इंडेमनिफिकेशन भी मिलेगा, जो आपको पता है कि जैसे 20 लीटर पेट्रोल था, या जैसे मैंने 25 लीटर पेट्रोल का एग्जांपल बताया कि 10 लीटर पेट्रोल उसने यूज़ किया और प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, तो ना चाहते हुए बैली को क्या करना पड़ा, बेलर को कुछ देना पड़ा, क्योंकि एक तरीके से वो ग्रेचुटस पार्ट था, फ्री पार्ट था, दोस्ती में था, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 दिन में ख़त्म हो गया, तो बैली को जो नुकसान हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से बैली को ये नहीं पता था कि टाइटल डिफेक्टिव है, तो उससे भी उसको नुकसान हो गया।
तो वो भी जनरली मांग सकता है। इसी तरीके से देखिए टू रिसीव बैक द गुड्स ये था, तो उसी केस में अब देखिए यहाँ पे बैली के राइट की बात कर रहा है, क्योंकि बेलर का राइट तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए राइट ऑफ बैली में क्या बोल रहा है कि ड्यूटीज ऑफ द बेलर आर द राइट ऑफ बैली एज सच द बैलीज कैन बाय सूट एनफोर्स द ड्यूटी ऑफ द बेलर। तो यहाँ पे देखिए बैली क्या कर सकता है, केस के थ्रू, कोर्ट में केस के थ्रू जो बेलर की ड्यूटी है उसको एनफोर्स करा सकता है। द अदर राइट्स ऑफ द बैली आर एज फॉलोज, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर ऑफ गुड्स। If several joint owner of goods bail them, the bailey must deliver them back to or according to direction of one joint owner without the consent of all in the absence of agreement to the contrary। तो देखिए आपको पता है कि उस केस में क्या होगा कि बेलर का गुड्स है, बैली के पास है, लेकिन सेवरल जॉइंट ओनर है, मतलब बहुत सारे बेलर हैं, बहुत सारे ओनर हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो भी टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, दे देगा, डिलीवर कर देगा गुड्स, किसको डिलीवर करना है, और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वन जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। तो आपको पता है कि अगर इसके अपोजिट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एक जॉइंट ओनर से बोल के कि मैं आपकी डायरेक्शन पे क्या कर रहा हूँ, गुड्स को डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतने सारे जॉइंट ओनर में कौन मुझे जनरली परमिशन देगा कि मुझे गुड्स को डिलीवर करने किसको है। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एक जॉइंट ओनर के डायरेक्शन पर क्या करेगा, वो गुड्स को दे देगा, उस जॉइंट ओनर को दे देगा। तो इस केस में क्या होगा कि वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स एंड द बैली इन गुड फेथ डिलीवर देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, द बैली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी। क्योंकि बैली को यही लग रहा है कि जो एक्चुअल जो बेलर है जिसने गुड्स दिया है उसके पास ही टाइटल है और उसके पास कोई डिफेक्टिव टाइटल नहीं है। वो ये बिलीव कर रहा है, कौन, बेली बिलीव कर रहा है कि इसके पास कोई भी डिफेक्टिव टाइटल नहीं है, यानी एक्चुअल ओनर यही है, ये बिलीव कर रहा है गुड फेथ में। तो उस केस में बेली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द बेली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी। यानी इसका मतलब जो एक्चुअल ओनर है वो बेली पे केस नहीं कर सकता या बेली से कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि बेली को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी और बेली बेलर को ही एक्चुअल ओनर समझ रहा था, एक्चुअल टाइटलशिप उसकी ही समझ रहा था। फिर थर्ड, right to apply to court to stop delivery. If a person other than bailor claims good bailed, the bailee may apply to the court to stop the delivery of goods to the bailor and to decide the title to the goods। देखिए ये बोल रहा है कि अगर पर्सन अदर देन बेलर क्लेम्स गुड बेल्ड, तो इसका मतलब क्या है कि जो बेलर है वो जरूरी नहीं कि एक्चुअल ओनर हो, कोई दूसरा एक्चुअल ओनर है, उसने कोर्ट में केस कर दिया, वो क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, बेली में अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी। हाँ चलो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में कि देखिए ए ने बी को गुड्स बेल के लिए दिए। अब देखिए एक सी पर्सन आ गया और बोलता है कि ये ए ओनर नहीं है, मैं ओनर हूँ, ठीक। तो उस केस में बी क्या करेगा, कोर्ट में केस कर देगा, क्या कर देगा, कोर्ट में केस कर देगा और डिलीवरी को स्टॉप कर देगा। वो ए को नहीं देगा जब तक कि कोर्ट में इसका सुलझारा नहीं हो जाता, या कोर्ट में एक तरीके से जो भी पार्टीज है वो आपस में आएंगी और उसके बेसिस पे क्या होगा, डिसाइड होगा कि किसके पास ये पर्टिकुलर गुड्स जाएगा, ए के पास जाएगा या सी के पास जाएगा। एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि ए के पास जाएगा या सी के पास जाएगा। फिर देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, राइट ऑफ अगेंस्ट ट्रेस पासर्स। देखिए ये तो हमने अभी पढ़ा ही था कि अनऑथराइज पर्सन क्या करेगा, अगर आपके गुड्स को यूज़ कर लेता है, जैसे ए ने बी को डिलीवर किया लेकिन उस गुड्स को कोई अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर रहा है, जैसे सी यूज़ कर रहा है, डी यूज़ कर रहा है, तो उस केस में सी या डी जो भी अनऑथराइज यूज़ कर रहा है उसे ट्रेस पासर्स बोला जाएगा, रॉन्ग डोर्स बोला जाएगा। तो उनसे ए यानी बेलर या बी बेली क्या कर सकता है, अमाउंट रिकवर कर सकता है या कोर्ट में केस कर सकता है। इफ द थर्ड पर्सन wrongfully deprives the belly of the use or the possession of the goods bailed to him, he has the right to bring an action against that party. The bailor can also bring a suit in respect of the goods bailed। साथ में क्या बोल रहा है, बेलर भी केस कर सकता है जो भी गुड्स बेल किए हैं उसके अगेंस्ट। तो या तो आपने ऊपर रॉन्ग डोर्स वाले पार्ट में भी कवर किया था। बेल इज लिन where the lawful charges of the bailey in respect of the goods bailed are not paid, he may retain the goods. This right of the bailey to retain the goods is known as particular lien। सीधी सी बात है कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, ए ने बी को बोला कि मेरा पेट आप संभाल के रखो, इसके चार्जेस मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि बी एक क्या था, डॉग ट्रेनर था, या हम बोल सकते हैं कि उसका पेट हाउस था। तो ए ने अपना पेट क्या करा, बी को देने के लिए रखा, संभालने के लिए, और बोला कि जो भी चार्जेस होंगे इसके हायर चार्जेस मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन ए पे नहीं कर रहा। तो उस केस में बी क्या करेगा, उसके पेट को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि ए क्या कर रहा है, अमाउंट पे नहीं करता। वेयर द लॉफुल चार्जेस ऑफ द बेली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड आर नॉट पेड, बेली को अगर अमाउंट नहीं मिला, ही मे रिटेन द गुड्स, तो वो रख सकता है। द राइट ऑफ द बेली टू रिटेन द गुड्स इज नॉन एज पर्टिकुलर लिन, इसको क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर लिन बोला जाता है। अब देखिए अगली वीडियो में आपका पार्ट आएगा प्लेस का पार्ट, फिर उसकी अगली वीडियो में आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, उसके बाद मैं कवर करूंगा सारे के सारे एमसीक्यूज। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है
अगर जो भी मैंने आपको पार्ट बताया अभी तक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और बाकी सारे जो भी आपके फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, रिलेटिव हो गए जो कि जनरली नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर उनको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो उनको ज़रूर आप शेयर करना। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।